चाहिए तुम लोगों को? तो चाहिए था, कब से तेरी अम्मा को बोल रहे हैं। इतनी बार कहा कि पुलिस कंप्लेंट वापस ले ले, लेकिन उसने सुना ही नहीं। अगर सुन लेती तो सबके लिए अच्छा होता। चीकू, पेरू, मौसम्बी, एप्पल ले लो, केला केला ले लो, चीकू चीकू ले लो, अमृत अमृत। एकदम मीठा सेब, खाओ खाओ खाओ। अरे दादा अभी तक बोनी नहीं हुई है दादा। ऐसा मत करो। हम भी तो तुम्हारी बोनी ही करा रहे हैं ना। ऐसा मत करो, क्यों गरीब को लूट रहे हो? अभी हमारा हाथ लग गया ना, तेरा कमाई दुगुना होगा। अरे थोड़ा टैक्स तो लगेगा ना। अरे ऐसा मत करो दादा। अरे ऐसा मत करो, अरे दो ना, ऐसा मत करो दादा, बोलो ना दादा। अरे ऐसा मत करो, देखो देखो ऐसा मत करो, छोड़ अरे गुरुदास, अरे कुछ नहीं, बस फल खा रहे हो, सेहत बना रहे हैं। तक आप 200 रुपए का फल खा गए दादा। अरे सोच लेना कि 200 टका का फल मंदिर में चला दिया दादा। अरे चलो भाई, फल खा लिए और सेहत भी बना लिए। बिल्कुल, चलो चलो दादा, मैं भी चलता हूँ। चलो ओके गुरुदास। दादा वो देखो सब्जी वाला। ओ दादा वो देखो कैसे भाग रहा है, देखो देखो देखो। और बता दे साले को। चल पला। ओ दादा तुम्हें पता ही जाच्छे, तुम्हें पता ही जाच्छे दादा। ले गांव हो या शहर, ऐसे असामाजिक तत्व देश के हर कोने में पनपते हैं। जाहिर सी बात है कि इनके सर पर किसी का हाथ तो जरूर है, और किसका हाथ है ये समझना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। विधानसभा हो या संसद, इस देश में इन्हें पनाह देने वाले बहुत हैं। अम्मा, दूध नहीं है क्या? नहीं बेटा, सुबह ही खत्म हो गया था। अम्मा, सुबह के लिए जरा भी दूध नहीं है। बाबा को चाहिए होगा ना चाय के लिए, मैं नुक्कड़ से ले आऊं? हाँ जा, दराज में से पैसे ले लेना। और सुन, मैं सो रही हूँ, लाइट बंद करती हुई जाना। हाँ माँ। बबलू दादा, 4 रुपए का दूध देना। अरे बिटिया, 2 मिनट बाद आती तो दुकान बंद मिलती, मैं बस जा ही रहा था। ला। अच्छी है यार। लेके चले। बिल्कुल, निकलने दो उसको। बाबा आ गए? नहीं दादा। लो बिटिया।
विद्या, ओ विद्या, जी दादा। अरे मैं तुझे ही बुलाने आ रहा था। क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वो तेरे बाबूजी है ना शिव कुमार जी, उन्होंने तुझे कोकिल रास्ते पे बुलाया। उन्हें रात में लौटने में लेट हो जाएगी, इसलिए तुझे कुछ देना है। अरे मैं तो तेरे ही घर आ रहा था, वो तो तू अच्छा हुआ कि मिल गई। अब जल्दी जा, उन्हें वापस काम पे भी जाना है। जा 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 जा। दादा, बाबा नहीं है यहाँ पर। बाबा से मिलना है? चल तुझे बाबा से मिलाते हैं। पार्वती, अरे कहाँ गए लोग? पार्वती, पार्वती, विद्या, पार्वती, अरे क्या हुआ? दरवाजा बाहर से क्यों बंद है? विद्या कहाँ? विद्या अभी तक आई नहीं। वो तो काफी देर पहले दूध लेने गई थी। क्या दूध ले? विद्या, विद्या, अरे कहाँ गई थी वो? वो बबलू की दुकान से दूध लाने गई है। वो अभी तक लौट कर नहीं आई, तुमको पता तो करना चाहिए था। विद्या, 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 विद्या नहीं मिल रही है। विद्या, 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 बबलू, वो तुम्हारी दुकान पर कब आई थी? मेरी दुकान पर 11:30 बजे दूध लेने आई थी, फिर वो निकल गई। मैं 12:15 बजे घर पहुंचा तो मेरा घर बाहर से बंद था। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? तू जल्दी चलिए ना, गांव में ढूंढते हैं। चलो 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 चलो। विद्या, 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 उधर देखिए आप। विद्या, 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 मेरी बच्ची। शिव दादा, विद्या को ढूंढते हुए हमें पूरे 5 घंटे हो गए। निश्चय ही उसके साथ कुछ हुआ है। हमको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। हाँ। चलो दादा, चलो चलिए। चलो चलो। हो सकता है गांव के बाहर कहीं चली गई हो। नहीं नहीं साहब, गांव के बाहर कहाँ जाएगी, बच्ची है साहब। अरे पर तुम लोग ही कह रहे हो ना कि गांव में ढूंढ लिया, नहीं मिली ना, इसका मतलब गांव के बाहर गई है। नहीं, वो बस बबलू की दुकान पर दूध लेने गई थी, वहां से सीधे घर ही वापस आ रही थी। ऐसा तो तुम कह रहे हो कि वापस आ रही थी। बुआ जी सर। मिसिंग कंप्लेंट लिख लो। अच्छा ठीक है सर। सुबह तक देखते हैं, नहीं मिलेगी तो फिर ढूंढेंगे। चलो यशो, कंप्लेंट लिखी दे। आशो।
लड़की की मां को छोड़ के आप सब लोग बाहर जाइए। बेटी को पुलिस थाने ले जाओ, रिपोर्ट लिखवा दो। लेकिन डॉक्टर साहब, हुआ क्या उसे? तुम्हारी बेटी का बलात्कार हुआ है, बहुत बुरी हालत है उसकी। विद्या के साथ जो हुआ वो बहुत ही क्रूर और घिनौना था। उस वारदात के पीछे गांव के जाने माने गुंडों का हाथ था, लेकिन आगे जो विद्या के साथ हुआ वो और भी ज्यादा शर्मनाक था। साहेब कुछ देर के लिए घर गया है, आप लोग यहीं पर बैठो, कुछ देर में आ जाएगा। कहाँ मिली है? सब वो पास के खेत में, जब रात को हम लोग वापस जा रहे थे तब। तुम तो कह रहे थे तुमने पूरे गांव में से ढूंढ लिया, फिर पास के खेत में कहाँ से मिल गई? रात के अंधेरे में हमको दिखाई नहीं दिया था सब। क्या हुआ इसके साथ? हमारी बेटी के साथ बहुत अत्याचार हुआ है सब। हाँ हाँ, पर हुआ क्या है? वो कुछ लोगों ने। इसको बोलने दो। विद्या नाम है ना तुम्हारा? क्या हुआ? कहाँ गई थी रात को? क्या चाहते हो तुम लोग? मुझे घर जाने दो। पक्का यही 5 लोग थे? बिरजू, बिनोय, दिवेश, जगत और तपन हालदार? जी साहब, मैं जानती हूँ उन लोगों को, इसी गांव में रहते। सब इन लोगों ने सबका जीना हराम कर रखा है। सारा गांव इन लोगों से परेशान है साहब। वो तुम हम पे छोड़ दो, हम देख लेंगे। गुहा जी सर। इस लड़की को मेडिकल के लिए लेके जाओ, फिर वापस आने के बाद कंप्लेंट लिखना। पहले हमें तो पता चले कि सच बोल रही है कि झूठ। चलो आओ, तुम लोग कंप्लेन लिख लेता हूँ, आ जाओ।
पुलिस को कंप्लेंट रजिस्टर करने में पूरा 1 दिन लग गया। क्या उसी समय विद्या द्वारा बताए गए उन 5 गुंडों को हिरासत में लेना इतना मुश्किल था? क्या उन 5 गुंडों का पिछला रिकॉर्ड इतना साफ था कि पुलिस को विद्या की बात पर यकीन ना हो? या फिर जानबूझकर उन गुंडों को खुला रहने दिया गया था ताकि वो और आतंक फैला सके? उस रात पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाकर विद्या अपने माता पिता के साथ घर वापस लौट रही थी। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तूने मेरे और मेरे दोस्तों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखाई है। हमको कर अब जा पुलिस के पास, शिकायत लिखा के दिखा। जीजा जी, अगर ये गुंडे विद्या को उठा ले गए हैं तो हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते ना। चलिए अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं। पुलिस की करबे, अगर उन्हें गुंडा लोग को पकड़ना होता तो काली ना पकड़ लिया होता। आमी की बोलची, हम लोगों को बिरजू, तपन, जगत, बिनोय और दिवेश के घर वालों से जाकर के बात करनी चाहिए। चलिए जीजा जी, बात करते जाके। मुझे पता नहीं वो कहाँ है, वो तो घर नहीं आता। अरे बिरजू और उसके दोस्त बिटिया को उठा ले गए हैं, छोटी बच्ची है वो। पहले ही उसके साथ इतना बुरा कर चुके हैं। हम आपसे विनती करते, हमें बता दीजिए वो कहाँ है। हमें जाने ना बिरजू कहाँ है, वो तो कभी घर नहीं आता। आप लोग समझते क्यों नहीं? वो लेकिन आप ये रहा। गुरु, तू तो बिरजू का दोस्त है ना? वो लोग विद्या को बता ना कहाँ है वो लोग। पागल हो गए तुम लोग? मुझे क्या बिरजू और उसके दोस्तों का पता लगाने के अलावा कोई दूसरा काम धंधा नहीं है? हुआ क्या है? बिरजू और उसका दोस्त तपन, बिनोय, जगत और दीपेश विद्या को उठा ले गए। हमें बताओ कहाँ है? ओ दादा, आवाज जरा नीचे रखो। हम लोग को नहीं पता वो लोग कहाँ हैं, और आवाज ऊंची करने से तुम लोग को तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं मिल जाएगा। तुम लोग थाने गए थे ना शिकायत करने, अब जाओ वहीं देखो वो तुम्हारी क्या मदद करते हैं। चलो जीजा जी, चलो छोड़ो, हम बता छोड़ो ना, चलो। मेरी बच्ची को कहाँ ले गए होंगे, न जाने क्या हालत की होगी। मेरी बच्ची।
आधे घंटे बाद इसे होश आया तो इसने बताया इसके साथ क्या हुआ है। और आप लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी? जी हाँ, हम लोग शिकायत लिखवा कर वापस आ रहे थे, तभी वो लोग इसको उठा कर ले गए। हमारे हिसाब से आप लोगों को दोबारा उसी थाने में जाकर एक और रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए। वो लोग सब संभाल लेंगे। गुंडा को सजा दो, सजा दो, सजा दो। गुंडा रे चलबे ना, चलबे ना, चलबे ना। गुंडा को सजा दो, सजा दो, सजा दो। देश में हर रोज होते बलात्कार के केसेस में एक और केस जुड़ गया है। एक 16 साल की लड़की के साथ एक बार नहीं 2 बार गांव के गुंडों ने बलात्कार किया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया, पर वो बच गई। लेकिन चौंकाने वाली बात नहीं है कि अब तक पुलिस ने उन गुंडों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। सर, वो मीडिया वाले आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। उनको बोलो मैं बिजी हूँ, अपना काम करूँ या उनके सवालों का जवाब दूँ। अरे क्या नाटक लगा के रखा है तुम लोगों ने? पहली बार जब तुम लोग आए थे तो तुम्हारा रिपोर्ट दर्ज किया था ना। अब हमको कैसे पता होगा कि फिर से तुम्हारी बेटी को उठा के ले जाएंगे? बताओ दूसरी बार क्या हुआ? एक हुआ, कंप्लेंट लिखो इनका। बोलून हुआ, कंप्लेंट इन्हें पढ़ के सुनाओ। जी सर। हाँ तो सुनुन, 4 नवंबर 2013 ते विद्या मिश्रा, कन्या श्री शिव कुमार मिश्रा और श्रीमती पार्वती मिश्रा मामा श्री प्रताप मिश्रार सामने नालिश करी से এজন নিন, সাইন করুন। गुंडा को सजा दो, गुंडा रे चलबे ना। सर, आप उस दिन भी गुंडों को गिरफ्तार कर सकते थे जिस दिन ये कंप्लेंट फाइल हुई थी। देखिए, हमें कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं। बहुत दुख की बात है कि हमारे एक्शन लेने से पहले ही ये वारदात दोहराई गई। सर, उन 5 गुंडों को सभी जानते थे, फिर भी आप उन्हें पकड़ने में इतना वक्त लगा रहे हैं। क्या उनके ऊपर किसी पार्टी या किसी लीडर का हाथ है जिसके लिए आप उन्हें पकड़ने में हिचकिचा रहे हैं? आपके सवाल खत्म हो गए हो तो हम अपनी ड्यूटी करें। सर, आखिरी सवाल, हमें उन्हें अरेस्ट करने जाना है मैडम। सर, क्या आप विद्या और उसके परिवार को प्रोटेक्शन दे रहे हैं? सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि उन गुंडों के साथ और भी लोग मिले हुए हैं। पुलिस ये अच्छी तरह से जानती है कि वो उन पर फिर से हमला कर सकते हैं। हम पहले उन्हें अरेस्ट कर लें, फिर देखेंगे क्या करना है। सर, एक सवाल सर, उन गुंडों को आप कब तक पकड़ेंगे? पहले उनको अरेस्ट कर रहे, फिर बात करें। सर, उन 5 से बात हो गया है, वो सब गांव के मंदिर के पास ही है। ये बिरजू और उसके दोस्त, इन लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि इनकी इन हरकतों की वजह से हमें कितनी परेशानी होती है। क्या तुम लोगों ने कितना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है? अरे की बोलो, क्या हंगामा? आपके ऑर्डर पर सरेंडर तो कर रहे हैं ना। चलो गाड़ी से पहुंच। चलो तातिल, चलो आसो आसो। चलो चलो तातिल। देखो, हमको जो बोला गया है उसके हिसाब से ही कांस्टेबल तुम्हारे घर के बाहर छोड़ के जा रहा हूँ। ये दिन रात तुम्हारे घर के बाहर ही रहेंगे, पर फिर भी अच्छा यही रहेगा कि विद्या घर के अंदर ही रहे। 16 साल की बच्ची हो,
अभी भी सदमे में है साहब। तुमको क्या लगता है मैं ये सब समझता नहीं हूँ? मुझे कुछ पता नहीं। तुम अपनी बेटी को संभालो, सावधानी बरतो, और हाँ, उसे एक बार पुलिस स्टेशन आना होगा उन 5 की पहचान करने के लिए। ठीक सर। अब जाओ और ध्यान रखो उसका। कावे जगत बहुत ढीले लग रहे हो। हाँ यार, मच्छरदानी सोए नहीं रात में क्या? मच्छर बहुत है। दादा जगत के लिए मच्छरदानी मंगवा दो, सोए नहीं जाए। बातें नहीं, चलो लाइन में लगो सब लोग, चलो लाइन में। अरे लाइन तो अच्छी। यहाँ जाली से देखो, ये वही 5 लोग हैं ना? यही थे। विद्या के लिए कुछ सोचना होगा। उसे इस सदमे से बाहर निकालने के लिए कुछ करना होगा प्रताप। उसकी हालत बहुत नाजुक है, वैसे ही बहुत कुछ झेल चुकी है वो। कुछ दिन बीत जाने दो। पार्वती जी, कैसे हैं आप? वो सुना मैंने, वो आपकी लड़की के साथ जो हुआ ठीक नहीं हुआ, पर जो अब होना था वो तो हो चुका है। अब बातों को और खींचने से क्या फायदा? क्या मतलब है तुम्हारा? शिकायत वापस ले लो अपनी। बरसों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अरे अपनी बेटी पे ध्यान दो, कहाँ इन सब चक्करों में पड़े हो? पिस जाओगे। बाबूजी, इस मामले को ठंडा होने दो। ज़्यादा खींचने का कोई फ़ायदा नहीं, इसमें आपका ही नुकसान होगा। अरे विद्या के साथ जो हुआ वो पूरे गांव को पता चल चुका है। अब कल को उसके लिए कोई लड़का देखने जाओगे तो सोचो क्या होगा। ओ शिव दादा, क्यों इतना झंझट कर रहे हो? केस वापस ले लो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। साहब, घर के अंदर तो सब ठीक है क्योंकि बाहर कांस्टेबल है, लेकिन बाहर गांव में लोग खुलेआम जीजाजी और दीदी को धमका रहे हैं साहब। और विद्या कब तक घर के अंदर बंद रहेगी साहब? क्यों? इस हालत में भी उसे बाहर घूमने जाना है? मुझे लगता है इस हालात में तुम्हें उसकी सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए, ना कि बाहर घूमने फिरने के बारे में। और एक बात मैं साफ साफ बता दूं कि मेरे पास तुम लोगों के घर के बाहर तक सिक्योरिटी देने की ताकत है। पूरी पुलिस फोर्स को तुम्हारे पीछे नहीं लगा सकता कि जब भी तुम लोग घर के बाहर निकलो तो पूरी पुलिस फोर्स तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए तुम्हारे पीछे पीछे घूमे। अब तुम लोग कोई वीआईपी तो हो नहीं
बेटा, जो हुआ उसे भूल जाओ। अब जितना सोचेगी उतना ही दर्द होगा। सबकी भलाई इसी में है कि ये सब भूल जाओ। पार्वती, अब उसे रात में कभी भी इस तरह से अकेले मत भेजना। पहले ही इन सब बातों का ध्यान रखा होता तो ये सब नहीं होता। उसे रात में अकेले जाने ही नहीं देना चाहिए था। बेचारी बच्ची है, उसे तो ये सब सहना ही है, और साथ में तुम सबको भी। लोगों की बातें चुभती है। हम करें क्या? जब देखो तब कोई ना कोई आके धमकी देकर चला जाता है। पुलिस भी हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, और अगर वो लोग वापस आ गए तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बात बोलूं जीजा जी? बोलो। आप लोग मेरे साथ शाकाती चलो। मैं आप लोगों के लिए वहाँ एक घर ढूंढ लूँगा, अच्छा रहेगा। वहाँ आप लोगों को कोई पहचानता भी नहीं होगा। मुझे लगता है प्रताप ठीक कह रहा है। नई जगह में आप लोगों को कोई परेशान भी नहीं करेगा, और ये सब चीज़ें पीछे छूट जाएगी। जीजा जी, मुझे एक घर मिला है, मेरे घर के पास में ही है। आप लोगों के लिए बिल्कुल सही रहेगा। वहाँ जाकर काम भी तो ढूंढना पड़ेगा ना। उसके बारे में चिंता मत करो, काम मिल जाएगा। जगह बदलना आप सबके लिए अच्छा रहेगा, खास तौर पर विद्या के लिए। और तुम लोग जा कहाँ रहे हो? कोलकाता के पास एक छोटी सी जगह है, वो विद्या अभी भी सदमे में है। जगह बदलना उसके और उसके परिवार के लिए अच्छा रहेगा साहब। साहब, आपसे विनती है कि हमें इस गांव से बाहर निकलने के लिए पुलिस की मदद चाहिए होगी, ताकि हमारे नए पते के बारे में किसी को पता ना चले। ठीक है, तुम लोगों को छोड़ के आने के लिए 2 कांस्टेबल और पुलिस की गाड़ी दे रहा हूँ, पर अगर गांव में किसी को पता चल गया तो मेरी गलती नहीं होगी। ठीक है। विद्या का परिवार गांव छोड़कर चला गया, इस जिल्लत और रोज रोज के तानों और धमकियों को पीछे छोड़ के। उनके साथ बुरा हुआ था, लेकिन फिर भी एक गुमनामी की जिंदगी उन्हें ही चुननी पड़ी। लेकिन क्या उनकी तकलीफों ने उनका पीछा छोड़ा? जहां वो गए थे, क्या वहां उनका परिवार सुरक्षित था? पार्वती, मैं निकल रहा हूं। दोपहर को खाने के बाद मैं बाहर जाऊंगी सामान लाने। तू घर पे ही रहना, कोई भी आए तो दरवाजा मत खोलना। ठीक है। विद्या, दरवाजा बंद कर। बौदी, केमन आछो? शिव कुमार जी और विद्या कैसे हैं? अब तुम्हें क्या चाहिए? ना ना, वो तो मैंने आपको देखा तो आपका हालचाल पूछने चला है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी।
अंदर जा तू। क्या हुआ अम्मा? कुछ नहीं। रुक, दरवाजा मत खोलना। माँ कौन है दरवाजे पे? तू यहीं पे रुक, मैं देखती हूँ। अरे बौदी, आप ऐसे भाग के क्यों आ गई? क्या चाहिए तुम्हें? क्यों आए हो यहाँ पे? मैं यहाँ अपने एक रिश्तेदार से मिलने आया था, वो इसी मोहल्ले में रहता है। और संजोग की बात यह है कि ये घर भी मेरे काका का ही है, और उन्होंने ही मुझे बताया कि ये घर आपने किराए पे लिया। आप इतना डर क्यों रही हैं? मैं जानता हूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं, किंतु उस वक्त भी अब मेरा बिरजू और उसके दोस्तों से कोई लेना देना नहीं है। मैंने उससे अपने सारे नाते तोड़ लिए हैं। मैं समझ गया हूँ कि वो एक नंबर का गुंडा है। बहुत अफसोस है कि आपको और आपके परिवार को इतनी सारी परेशानी हुई, खासकर विद्या को। कैसी है वो? घबराओ मत, मेरी बात का विश्वास करो। हाँ मैं समझ गई। तुम्हें और कुछ काम था? ना, बस सोचा एक बार आपसे बात कर लूं। अगर कोई मदद चाहिए तो मुझे बता देना, ठीक है? अच्छी गुरु, गाँव में किसी को मत बताना कि हम यहाँ रुके हुए हैं। ना बौदी, चिंता करो ना, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। नमस्कार। क्या? ये कब हुआ? आज दोपहर को। ये घर लेते वक्त मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला। अब क्या करें? यहाँ से कहीं और चले क्या? मुझे लगता है ये लोग सच ही बोल रहे होंगे और दोबारा शायद यहाँ ना आए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, किन पे भरोसा करना चाहिए किन पे नहीं। मुझे लगता है इस बारे में हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। पार्वती, तुम तो कह रही थी कि तुम पबूजा से आई हो। हाँ, हम पबूजा से आए हैं। ममता तो कह रही थी कि तुम लोग रुईबागाची से आए हो। विद्या के साथ वहाँ कुछ हो गया था, इसलिए चले आए यहाँ। हाँ बोला। तो तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव में कोई पुलिस केस हुआ था क्या? नहीं, तुमको किसने बोला? अरे वो विश्वजीत बता रहा था। नहीं, सब लोग बातें कर रहे हैं। पता है। इस सब से बचने के लिए तो हम यहाँ आए थे। क्या गुरु यहाँ पर यही खबर फैलाने के लिए आया था? गोदी, सुनो तो, घर पे सब ठीक है ना? क्यों हमारे पीछे पड़े हो? अरे मैं आपका शुभचिंतक हूँ, ये बात आप समझती क्यों नहीं है? तुम्ही ने विद्या और हमारे बारे में सारी बातें यहाँ पर फैलाई है ना? क्या चाहते क्या हो? अपनी पुलिस कंप्लेन वापस ले लो। अब देखो, इससे किसी का क्या फायदा? तो इसलिए आए हो यहाँ हमें ढूंढते हुए? कंप्लेन वापस ले रही हो या नहीं? मुझे मेरे पति से बात करनी होगी। अम्मा संभाल के। तू बना ले। अम्मा क्या हुआ है बताओ ना। कुछ नहीं, तू बना। प्रताप बाहर काम से गया है, उसे वापस आ जाने दे, फिर बात करते हैं।
शायद हमें शिकायत वापस ले लेनी चाहिए। उन्हें पता है हम कहाँ हैं। अगर यहाँ पर आकर कुछ कर दिया तो कब तक भागते फिरते रहेंगे? विद्या के माता पिता को लगातार केस वापस लेने के लिए धमकियां मिलती रही। उनके आस पड़ोस के लोग जिनसे हमदर्दी की उम्मीद की जा सकती थी वो भी ताने ही दे रहे थे। हैरानी की बात यह है कि इस वारदात के 1 साल पहले दिल्ली के उस केस में सारे देश भर में उस 23 साल की लड़की के लिए हमदर्दी उमड़ पड़ी थी, लेकिन विद्या और उसके माता पिता के लिए मुसीबतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अगर वो अपनी शिकायत वापस नहीं लेते हैं तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। लगता है जो सोचा तो वही करना पड़ेगा। इससे पहले कि मुश्किल और बढ़े, इस मामले को यही निपटाना पड़ेगा। और समझा लिए। विद्या, 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 हमारी विद्या की हालत कैसी है? आप डॉक्टर साहब से पूछिए, वही ठीक से बता पाएंगे। विद्या बेटा, कैसी है तू? वो बहुत बुरी तरह से जल चुकी है। उसके बॉडी में लगभग 75% बर्न्स है। हमने अपना इलाज शुरू कर दिया, लेकिन अभी काफ़ी काम बाकी है। वो कुछ बोल ही नहीं रही। उसका मुंह जल गया है, गला जल गया है, और बोलने की हालत में आने तक उसे थोड़ा समय लगेगा। साहब, उसकी माँ जब घर लौटी तो दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन पड़ोसियों ने उन दोनों मुकेश और गुरु लहरी को सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देखा था साहब। वो लड़की इस वक्त किस अस्पताल में है? साहब, भौशा हॉस्पिटल में है साहब। ठीक है, पहले हम घर जाकर के जांच पड़ताल करते हैं, उसके बाद हॉस्पिटल जाकर देखेंगे कि वो बयान देने लायक है या नहीं। नहीं साहब, हमने उस समय चीखने की कोई आवाज नहीं सुनी थी। बल्कि हमें तभी पता चला जब हमने पार्वती की चीख सुनी और हम लोग तुरंत ऊपर भागे। सर, लगता है उसने स्टोव का सारा केरोसिन खुद पे डालकर खुद को जला दिया है। सारा सैंपल ले लो। ठीक है सर। सर, अटेम्प्ट टू सुसाइड का केस लग रहा है। हाँ, हो सकता है। चलो अस्पताल चलकर देख लेते हैं वो लड़की बयान देने की हालत में है या नहीं। देखो, पहले तो ये कोई बर्न्स हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ जले हुए लोगों का अलग से इलाज करने की कोई व्यवस्था नहीं है, ना तो आईसीयू में और ना ही किसी और वार्ड में कोई जगह है। लेकिन डॉक्टर साहब, उसकी हालत बहुत ख़राब है। इस मामले में मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तुम सुपरिटेंडेंट से जाके मिलो, हो सकता है वो तुम्हारे लिए कुछ कर सके। और वैसे भी ये पुलिस का मामला है, और पुलिस केस में तुम्हें उनसे तो बात करनी ही होगी। विद्या, क्या तुम बता सकती हो तुम्हारे साथ क्या हुआ?
साहब, ये उन कंप्लेंट्स की कॉपी है जो हमने रूईबाग पुलिस थाने में दर्ज करवाई थी, और जहाँ तक मुझे पता है ये सारे आरोपी अभी जेल में हैं, और ये दोनों मुकेश और गुरु लाहिरी इनके दोस्त है साहब, और इन्होंने कई बार मेरे दीदी और जीजा जी को धमकाया है। वो लोग हमारे पीछे पड़े थे साहब, वो चाहते थे कि हम अपनी शिकायत वापस ले लें। हाँ, तो हो सकता है कि आप लोगों के जाने के बाद वो लोग उसे डराने धमकाने आए हो। पता नहीं साहब। क्या तुम्हारी बेटी विद्या को ये मालूम था कि वो लोग तुमको धमकियाँ दे रहे? जी नहीं साहब, हमने उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था, वो वैसे ही इतना कुछ सह चुकी थी साहब। देखो, हमने घर की जांच की है और उसको देखकर यही लगता है कि वहाँ पर वो लोग उसे डराने धमकाने आए थे और उसके बाद में उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। हम लोग सुसाइड की एफआईआर दर्ज कर लेते हैं, लेकिन कोई भी एक्शन लेने से पहले हमें विद्या के स्टेटमेंट का इंतजार करना पड़ेगा। स्टेटमेंट का इंतजार करना पड़ेगा। पड़ोसियों ने जिन मुजरिमों को देखा था, लड़की के परिवार ने जिनकी जानकारी दी थी, वो अब भी कहीं भाग जाने के लिए आजाद थे। इस घटना के पहले पुलिस में 2 और कंप्लेंट्स दर्ज करवाई जा चुकी थी, लेकिन फिर भी विद्या के बोलने का इंतजार हो रहा था। उन गुंडों के अत्याचार के बाद जो पीड़ा और यातना विद्या और उसके परिवार वालों ने हमारी कानूनी व्यवस्था की वजह से सही थी, उसका कोई अंत नहीं था, और अस्पताल पहुंचकर भी उनकी यातनाएं खत्म नहीं हुई थी। देखो, इस वक्त फ्री वाला बेड तो कोई खाली है नहीं। अगर तुम थोड़ा पैसा खर्चना चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक बेड का इंतजाम कर सकता हूँ। साहब, उसको एक अच्छे वार्ड में भर्ती करवा दीजिए, उसकी हालत बहुत ख़राब है। मैं तुम्हें एक लिस्ट देता हूँ, इससे तुम देख के डिसाइड कर लो कि तुम्हें कितना पैसा खर्चना है। देखो, ये कुछ दवाइयाँ हैं, इनको लेकर आए। डॉक्टर साहब, विद्या पर इलाज का कुछ भी असर नहीं हो रहा है। इस हॉस्पिटल में कोई बर्न स्पेशलिस्ट नहीं है, फिर भी हम लोगों से जो बन पड़ रहा है हम लोग कर रहे हैं। वैसे अच्छा होगा अगर तुम लोग इसे किसी बर्न स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ले। डॉक्टर साहब, आप ही बता दीजिए उसे कहाँ लेके जाए। डीसी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में देख लो, वहाँ इसका इलाज अच्छे से हो सके। इस वक्त हमारे पास कोई भी बेड खाली नहीं है। विद्या 75% जल चुकी है, उसको इलाज की बहुत ज़रूरत है। देखो, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। जब कोई बेड ही नहीं खाली तो फिर हम पेशेंट को कहाँ रखेंगे? तुम ऐसा करो, कल आओ, फिर देखते हैं। नहीं, आज भी कोई बेड खाली नहीं। आज भी कोई बेड खाली नहीं, लेकिन कल तुम्हें मिल सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन तुम्हें बौशाक हॉस्पिटल से रेफरेंस लेटर लाना होगा, उसके बिना हम पेशेंट को एडमिट नहीं कर सकते। देखिए, मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि मैं आपको ऐसे रेफरेंस लेटर नहीं दे सकता। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको डिस्चार्ज लेटर दे सकता हूं, ठीक है? उसके लिए आपको बॉन्ड साइन करना होगा कि अगर हॉस्पिटल चेंज करते वक्त विद्या को कुछ हो गया तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब हम क्या करें साहब? सुपरिटेंडेंट साहब भी ऑफिस में नहीं है। देखिए, आपको प्रसन्नजीत जी के ऑफिस में आने का इंतजार करना ही होगा। मैडम, वो बहुत बिजी है, मैं कुछ कह नहीं सकती है कि कब तक वापस आएंगी। मैडम, यहाँ से अगर रेफरेंस लेटर नहीं मिला तो डीसी अस्पताल में हम विद्या को भर्ती नहीं करा पाएंगे। देखिए, मैंने प्रशांत सर को आपके लेटर के बारे में बता दिया है, आपको उनके हॉस्पिटल आने तक का वेट करना ही पड़ेगा। हाँ साहब, हाँ साहब, मैं आपको फ़ोन करने ही वाला था साहब। प्रताप, मैं तुम्हें कब से स्टेटमेंट देने के लिए फ़ोन कर रहा हूँ, तुम आए नहीं। कहाँ हो? वो सब विद्या के इलाज के लिए थोड़ा भागा दौड़ी कर रहा था साहब, इसीलिए। क्या वो बोलने की हालत में है? हाँ साहब, कल वो थोड़ा सा बोली थी। अरे तो बताना चाहिए था ना, उसका स्टेटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। विद्या, क्या आप थोड़ा जोर से बोल सकती हैं? उसका गला सूख गया होगा, उसे थोड़ी चाय पिलाते हैं, हो सकता है उसके बाद कुछ ये बोले।
अब मैं इसका स्टेटमेंट लेने जा रहा हूं। परिवार वालों को बाहर रहना होगा। सब कुछ बदल गया है। क्या क्या बदल गया साहब? विद्या के बयान के हिसाब से सब कुछ बदल गया है। उसने खुदकुशी करने की कोशिश नहीं की। उसने जो कहा उसके हिसाब से तो ये अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनता है। कौन है? कौन है? कैसी हो विद्या? अम्मा घर पे है? नहीं, अम्मा बाजार गई है। हमें उनसे कुछ काम था, कुछ बात करनी थी। आप लोग बाद में आ जाइए, अभी है नहीं वो। अगर तुम्हें ठीक लगे तो क्या हम लोग अंदर इंतजार कर सकते हैं? डरो मत विद्या, हमारी बात तुम्हारे अम्मा बाबा से पहले ही हो चुकी है। क्या है कि अम्मा को गांव में कुछ काम है, इसलिए हम दोनों आए हैं। क्या चाहिए तुम लोगों को? तो चाहिए था, कब से तेरी अम्मा को बोल रहे हैं। इतनी बार कहा कि पुलिस कंप्लेंट वापस ले ले, लेकिन उसने सुना ही नहीं। अगर सुन लेती तो सबके लिए अच्छा होता। हम एफआईआर बदलकर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज कर रहे हैं। बिरजू साहब, आप ही सोचो, जब से आप इधर ले आए हो तब से यहीं है, जेल से कहीं बाहर गए ही नहीं। तो यहाँ बैठे बैठे हम क्या कर सकते हैं? बिरजू, मुझे अच्छे से पता है, गुरु और मुकेश तुम लोगों के बहुत अच्छे दोस्त हैं। साहब, आप दोस्त हैं तो क्या होगा? अब अगर उन लोगों ने ऐसा कुछ किया है तो उसके लिए हम लोग कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? साहब, हमारा तो भीतर ही है, हम लोग क्या पता है लड़की किधर है। तो फिर उन लोगों को डराने धमकाने का सवाल ही नहीं उठता। और सच्ची में साहब, हमें तो ये भी नहीं पता कि मुकेश और गुरु ने किया क्या है, और कहाँ मिलेंगे ये भी नहीं पता। वो दोनों गांव में नहीं है, हम उनके रिश्तेदारों से पूछताछ कर रहे हैं। आप हमें इन दोनों के फोटोग्राफ्स भिजवा सकते हैं, क्योंकि इस केस के बारे में खबर हर तरफ फैल रही है और हम पर भी दबाव बहुत बढ़ रहा है। ये केस तो सचमुच सरदर्द बन गया है। ठीक है, मैं आपको उन दोनों के फोटोग्राफ्स फैक्स करवाता हूँ। देखो प्रताप, हम जानते हैं कि आज इस केस की चर्चा चारों तरफ हो रही है, लेकिन तुम बिल्कुल मत घबराओ। विद्या का अच्छे से अच्छा इलाज अब हम करें। मैं और मेरे जीजा जी कई दिनों से काम पे नहीं जा पा रहे, हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है देने के लिए। आप हमें रेफरेंस लेटर दे दीजिए, हम कैसे भी आपके अस्पताल का पैसा लौटा देंगे साहब। अरे कैसी बातें कर रहे हो प्रताप, विद्या के इलाज का सारा खर्चा अब हमारा अस्पताल उठाएगा।
यह हमारा फर्ज है। विद्या मिश्रा, हम लोग तुम्हारा बयान सीआरपीसी सेक्शन 164 के तहत रिकॉर्ड कर रहे हैं। बिल्कुल मत घबराना, हमें सब सच सच बताना। क्या वो दोनों यही हैं? वो आखिरी बार उसकी जान ले गया। एक 16 साल की लड़की ने दम तोड़ दिया, लेकिन मौत के बाद भी उसे और उसके परिवार को शांति नहीं मिली। सर उस लड़की विद्या की मौत हो चुकी है। व्हाट? सर सब जगह खबर फैल गई है, मीडिया यहाँ तक पहुँच गई और अब सिचुएशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है सर। उस लड़की की बॉडी कहाँ है सर? सर अभी बौशाक हॉस्पिटल में। लड़की के घर वालों ने अस्पताल वालों से बॉडी को कोल्ड स्टोरेज में रखने की दरख्वास्त की है। सर उनके गाँव से कुछ रिश्तेदार वहाँ पर आने वाले हैं। ये मामला हमें बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकता है। हम सब उलझ जाएंगे, कुछ करना होगा। मैंने हॉस्पिटल को बॉडी संभाल के रखने के लिए कह दिया है। आप लोग चाहो तो उसे कोल्ड स्टोरेज में भी रख सकते हो। प्रताप भाई, तुम लोग अभी अपने घर जाओ, मैं यहाँ विद्या की बॉडी को कोल्ड स्टोरेज में रखवा दूँगा। और घर पे उसके अंतिम संस्कार की तैयारियाँ भी तो करनी है। अब तक तो कई रिश्तेदार भी आ चुके हैं। तुम यहाँ का चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। आपका बड़ा एहसान होगा देवाशीष दादा। अरे इसमें एहसान की कोई बात नहीं है प्रताप, हम पड़ोसी हैं तो ऐसे में एक पड़ोसी। देवाशीष दादा ये विद्या का डेथ सर्टिफिकेट। ठीक है, अब नीचे मैं छोड़ देता हूँ। चलिए। ये एम्बुलेंस कहाँ जा रही? सर विद्या की बॉडी को कोल्ड स्टोरेज रखवाने ले जा रहा हूँ। नहीं रुको, हमें चेक करना है। लेकिन सर हम इसे ले जाएंगे। इस बॉडी को यहाँ से सीधे शमशान घाट ले जाना होगा। लेकिन सर विद्या के परिवार वाले कोई है नहीं यहाँ पे, वो घर पे इसके अंतिम संस्कार का इंतजाम कर रहे हैं। देखो हमारे पास ऑर्डर्स हैं, इस लाश को सीधे शमशान घाट ले जाना होगा। तुम भी चलो। लेकिन सर बैठाओ इसे। मेरी बात तो सुनिए सर, उसके परिवार वाले को तो आने दीजिए सर। अरे वो आदमी कहाँ गया? अरे अभी तो यहीं था। कोई बात नहीं, लड़की के घर वाले को खबर कर दो कि सीधा शमशान घाट पहुंच जाए। हाँ ठीक है, चलो। हाँ देवाशीष दादा बोलिए, सब ठीक है ना? नहीं प्रताप, कुछ ठीक नहीं है भाई। हम जैसे ही अस्पताल से निकल रहे थे एम्बुलेंस को लेकर, वहाँ पे पुलिस आ गई अचानक, हमारी एम्बुलेंस रुकवा ली। और हाँ उनके साथ वो कोलकाता पुलिस वाले भी थे वहाँ पर, और वो लोग विद्या की बॉडी को सीधा शमशान घाट ले गए। क्या? हाँ भैया, मैं तो वहाँ से किसी भी तरह भाग निकला, लेकिन वो विद्या की डेथ सर्टिफिकेट मेरे पास ही है। हेलो साहब, मैं प्रताप मिश्रा बोल रहा हूँ। प्रताप तुम लोग सीधे शमशान घाट पहुंच जाओ, विद्या की बॉडी को हम वहीं ले जा रहे हैं। साहब इतनी जल्दी क्या है, हम उसे कोल्ड स्टोरेज में रखवाने वाले थे और अभी उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां बाकी है। प्रताप अब बॉडी कोलकाता पुलिस के अंडर में है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तुम लोग सीधे शमशान घाट पहुंचो।
सर, हॉस्पिटल का डेथ सर्टिफिकेट देखे बिना मैं ये बॉडी क्रिमेट नहीं कर सकता हूँ। ये रूल्स है, मुझसे ज़्यादा तो आपको पता होगा। ऐसा कैसे हो गया? हेलो प्रताप, तुम लोग कहाँ हो? अभी तक शमशान घाट क्यों नहीं पहुंचे? हम लोग पूरी रीति रिवाज किए बिना विद्या का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। प्रताप, तुम लोग समझने की कोशिश करो, ये मामला कोलकाता पुलिस के हाथ में है। देखो, वो लोग तुम्हारा वहां इंतजार कर रहे हैं कि तुम लोग विद्या का डेथ सर्टिफिकेट लेकर वहां पहुंचो। देखो, अगर तुम लोग वहां पर टाइम पर नहीं पहुंचे ना, तो वो लोग विद्या का एक लावारिस लाश की तरह दाह संस्कार कर देंगे। हम लोग ऐसे जल्दबाजी में उसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। वो लोग अभी के अभी उसका अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। लेकिन क्यों? काकू, शायद मुझे लग रहा है कि वो लोग बहुत घबराए हुए हैं। अगर मीडिया को पता चल गया तो वो खबर चारों तरफ फैल जाएगी और फिर दिल्ली वाले केस की तरह वो लोग सड़कों पे ना उतर आए। इसी बात का डर है उन्हें, इसीलिए वो लोग हथकंडे अपना रहे हैं। वो अपना मनमानी करना चाहते हैं। ऐसे मैडम, अब जब कुछ नहीं बचा तो ये लोग डरा धमका के जोर जबरदस्ती विद्या का अंतिम संस्कार जल्द से जल्द करवाना चाहते हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि उसका अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ हो। वो ठीक से जी तो नहीं सकी और अब ये लोग मरने के बाद भी उसे शांति देना नहीं चाहते। आप लोग फिक्र मत करो, वो ऐसा नहीं कर सकते। हम लोग कुछ करते हैं। मैडम, आप लोग जल्दी से आ जाओ। किससे बात कर रहे हैं? मैडम, किस बात कर रहे हैं? एक मिनट छोड़ दो सर। तुम लोग मेरी बात सुनो। अच्छा होगा कि तुम चुपचाप विद्या का डेथ सर्टिफिकेट लेकर के शमशान घाट पहुंच जाओ। तुम दोनों माँ बाप हो उसके। अब ये झगड़ा छोड़ो और शांति से अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर दो। सुनो, बात समझने की कोशिश करो, वरना नाटक ना बहुत महंगा पड़ जाएगा तुम लोग को। बात कर रहा हूं ना मैं। चलो बढ़ चलो। देखो, तुम लोगों की भलाई के लिए बोल रहा हूं। मेरी सलाह मान लो और शांति से अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर दो। ये बात यहीं खत्म करो और यहाँ से कहीं चले जाओ। यही तुम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। चलो चलो, शूट करो, चलो। कौन हो तुम लोग? हमें पता चला कि आप इनकी 16 साल की बेटी विद्या की मौत की खबर को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें तो ये भी पता चला है कि आप इनके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं इनकी बेटी का दाह संस्कार करने के लिए। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। आप लड़के के मामा हैं? जी। आपको कुछ कहना है? जी। पीड़ित लड़की का परिवार कहाँ है? अब क्या सच है कि आप बॉडी को यहाँ जबरदस्ती लेकर आए हैं? बिल्कुल सच नहीं है। देखिए, हमारे पास ऊपर से ऑर्डर्स थे। पुलिस इस केस को दबाने की कोशिश क्यों कर रही है? मैम देखिए, जो ऑर्डर्स मिले हम वही काम कर रहे प्रोटेक्शन हैं। मिला हुआ है सर। सर, यहाँ पे सिचुएशन एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। चारों तरफ मीडिया फैल गई, लड़की के घर पर भी और शमशान घाट पर भी। जाओ, उन लोगों को जाने दो और हाँ, वो शमशान घाट पर पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देना कि लड़की की बॉडी उनके हवाले कर दो। फिर वो जैसे चाहें उसका अंतिम संस्कार कर सकते हैं। लेकिन दूसरी एफआईआर तो सिर्फ छेड़छाड़ की थी, रेप की कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई गई। पर लड़की के घर वालों का तो कहना है कि उन्होंने रेप की एफआईआर दर्ज करवाई थी। जी नहीं, यहाँ तक कि एफआईआर की कॉपी उन्हें पढ़ के सुनाई गई थी। लेकिन उन लोगों का कहना है कि उन्हें बंगाली ठीक से समझ में नहीं आती। अब इस बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया। देखिए, केस क्राइम ब्रांच के हाथ में है और उन्होंने ही विद्या के कातिलों को अरेस्ट किया है और वही इस केस को हैंडल कर रहे हैं। हमने तो सिर्फ अपराधियों को अरेस्ट किया है, ये केस हमारे पास दर्ज नहीं। आप लोगों को ऐसे प्रश्न तो रुईबाक्षी पुलिस से करने चाहिए। अरे आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? ये केस अब शाखाती पुलिस के पास है, आप उनसे पूछिए। देखिए, मैं आपको पहले कह चुका हूं कि ये केस क्राइम ब्रांच के हाथ में है। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं आपको नहीं दे सकता।
हम लोग 1 घंटे से सड़क पर वेट कर रहे हैं। विराट बस पहुंचता ही होगा। उसके पास वाइट होंडा सिटी है XY02134H। पक्का? हाँ पक्का। उसे चंडीगढ़ से निकले 2 घंटे हो गए हैं। ठीक है, सफेद होंडा सिटी होगी, देखते रहें। लगता है यही गाड़ी है। हम इसका हनुमानगढ़ मोड़ तक पीछा करेंगे, फिर गाड़ी ओवरटेक करके रोक लेना, समझा? बड़ा यार, बहुत तेज। बढ़ा बढ़ा बढ़ा, निकाल निकाल। फुल स्पीड पे जा रहा हूँ, क्या करूँ? स्पीड बढ़ा, वो बहुत तेज जा रहा है। अरे हम पीछे रह जाएंगे। स्पीड स्पीड बढ़ा, बहुत तेज। इसमें मेरी क्या गलती है? उसकी बड़ी गाड़ी थी, पहले बताते तो दूसरी गाड़ी लेके आता मैं। अब शायद दिल्ली में फिर से ट्राई करना पड़ेगा। इतना सही मौका हाथ से निकल गया है। दिल्ली के 26 वर्षीय बिजनेसमैन विराट खुराना को अपने पीछे पड़े खतरे की भनक तक नहीं थी। उसे अगवा करने का प्लान चल रहा था, और जब नई दिल्ली में एक बार फिर यह कोशिश की गई, तब भी वो इससे अनजान था। गाइस एंड गर्ल्स, मुझे कल तक तुम सबके इनवॉइस चाहिए, ओके? याद है ना, मंथ एंड है। फिर अगर सैलरी टाइम पर नहीं मिली तो मुझे मत बोलना। और हाँ, ये राज, ये फॉर्म फिलअप कर। हाँ शुभम, मेरे सैलरी हाइक का क्या हुआ? प्लीज जरा देखो ना। मैं पक्का नेक्स्ट मंथ सर से बात करता हूँ, ओके? डोंट वरी। इम्पॉसिबल बॉस, मुझे हर हाल में 3 नवंबर तक वापस आना। एक बहुत बड़ा क्लाइंट है। 4 नवंबर कंफर्म्ड। हमें बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देना है। वाह, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। निहारिका, लिसन, आई एम सॉरी, हमें अपनी आउटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी। लिसन, इस वक्त मैं अपना सारा ध्यान इस प्रोजेक्ट पर लगाना चाहता हूँ। विराट, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। और फिर तुम्हें ही क्यों, हम सबको अपना काम अच्छे से करना होगा। लेकिन हाँ, एक बार जब ये कॉन्ट्रैक्ट हमको मिल जाएगा तो फिर डिनर पक्का। चलो अब जाओ, सबको जल्दी से बोलो। अंकित, नरेश, शुभम, निहारिका, ये प्रोजेक्ट हमें किसी भी हालत में हासिल करना है। बहुत बड़ा क्लाइंट है, और अगर ये प्रोजेक्ट मिल गया तो 7 करोड़ पर एनम का बिजनेस मिलने वाला है। That's superb। नरेश, तुम क्लाइंट्स के बिजनेस के बारे में सब कुछ पता करो और एक प्रोटोटाइप सॉफ्टवेयर बनवाओ। मैं जल्दी से इस पे काम चालू करता हूँ। मैं डिलीवरीज और अपडेशन देखता हूँ। हमें और बैकएंड स्टाफ की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ठीक है, तो मैं देखती हूँ कि कौन कौन लोग हो सकते हैं। ग्रेट गाइस, माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन होना चाहिए। 4 नवंबर को क्लाइंट ऑफिस आ रहे हैं, हमें एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देना है। तो फिर मैं कॉन्फ्रेंस रूम रेडी करवाती हूँ। गाइस, ये डील हमें किसी भी हालत में क्रैक करनी है, राइट? ऑल द बेस्ट। यो।
अरे विराट बेटा, अब तो तेरा सब काम ठीक से चल रहा है, तो अब तो काम को टाइम से कर लिया कर। टाइम यही है मॉम, और टाइम नहीं है। मुझे ना तेरी यही बातें नहीं पसंद कि खाने के वक्त भी ये सब काम लेके बैठा है। क्या भैया, निहारिका के साथ हॉलिडे पे जाना कैंसिल? एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, बहुत बड़ा क्लाइंट आने वाला है। रहने दो भैया, मुझे तो लगता है आप दोनों की शादी भी ना पीपीटी पे ही होगी। उसके लिए ना मैं एक स्पेशल डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर बनवाऊंगा। फिर हाँ भैया। नहीं मम्मा, हमारा प्लान कैंसिल हो गया था। फिर से? ये क्या निहारिका, 6 महीने हो गए तेरी शक्ल देखे हुए। आई नो मम्मा, लेकिन आपको पता है ना मुझे यहाँ पर कितना सारा काम है। अच्छा तुम और विराट अपने रिश्ते को लेकर सीरियस तो हो ना? मॉम, क्या आप मुझे थोड़ा सा टाइम दोगे? जैसे ही कुछ भी डिसाइड होगा सबसे पहले आप ही को बताऊंगी। बेटा मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। I miss you too। अपना ख्याल रखना, ठीक है? बाय। छोड़ते मैं। कमरा एकदम सही है। इस रूम के 1.5 लाख लगेंगे। ये तो बहुत ज़्यादा है। बॉस, तुम भी तो मोटा माल बना रहे हो। ठीक है। ये है ब्रिजेश तंवर, पाची गैंग का हेड, और ये है लोकेश सिंह, इस गैंग का एक और मेंबर। ये लोग और नए लोगों को रिक्रूट करते रहते हैं सर। कुछ आइडिया है इस वक्त ये लोग कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं? हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, ये लोग दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों पर फिर से स्ट्राइक करने वाले हैं। निगरानी रखो। Alright, let me introduce my team first. That is Naresh Kakkar, technical head, Shubham Saigal, admin head, Ankit Sachdev, general manager, and Niharika Singh, marketing team ke head. Okay, Naresh, could you please take over now? Thank you, very good job. अच्छा तो हम लोग सर हम लोग चलते हैं, कल मिलते हैं। चलो। पता नहीं यार। अंकित, बस करते हैं यार, अभी चले? बिल्कुल नहीं, तब तक नहीं जब तक कि मैं इस डील की फिगर को फाइनलाइज नहीं कर लेता और तुम उसे प्रूव नहीं कर लेते। मैं जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ओके, अब क्या करूं? बिजनेस है यार, और हमारा ही तो बिजनेस है ना। अच्छा, लेकिन डिनर मैंने अपनी आउटिंग इसलिए कैंसिल की थी। स्वीटहार्ट। नो स्वीटहार्ट। अच्छा लिसन, हम डिनर यहीं ऑर्डर कर लेते हैं। तुम नहीं सुधरोगे। नो। अरे विराट, आओ, जस्ट सी दिस, ये मैंने अभी बनाया। हाँ गुड। अच्छा लिसन, मुझे बहुत भूख लग रही है। आई एम श्योर तुम लोगों को भी लगी होगी, तो डिनर ऑर्डर कर दें? मैं कर दूंगा डिनर ऑर्डर। तुम लोग बस यहाँ बैठो, ये फिगर्स देखो और फाइनलाइज करो। ओके कूल। ओके बैठो, मैं बस अभी आया। या ओके, जब तक अंकित डिनर ऑर्डर कर रहा है मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारे साथ रोमांस करने वाला। अरे ओके, तुम इन फिगर्स पे ध्यान दो, लेकिन मेरे दिमाग में तो किसी और का फिगर घूम रहा है। ओके, डिनर ऑर्डर।
तो चलो पहले देखते हैं कि हमें पहले के 6 महीने कैसे हैंडल करना है। और ये जो बात मैं यहाँ समझा रहा था, इसका सबसे ज़्यादा फायदा हमें मिलेगा जब मिस्टर मेहता हमें बात समझा रहे थे, राइट? इस स्लैब को फॉलो करने से हमारा पूरे के पूरे पॉइंट्स क्लियर होने वाले, राइट? तो ये मैं डिनर होगा। ओके, मैं लाता हूँ। तुम ही बताओ मैं क्या कर सकता। कौन है भाई, क्या चाहिए? अरे कौन हो तुम लोग? ए, मुंह बंद, मुंह बंद। कौन हो तुम लोग? ये सब नहीं। चल पीस है। हारिका, अंकित, हारिका उठाओ। कहाँ है हम लोग? मुझे नहीं पता। वो पानी पिया था, उसके बाद कुछ याद नहीं है। उसके बाद तुम बेहोश हो गए थे और फिर उन्होंने वही निहारिका को पिलाया और उसके बाद मुझे। तेरा मोबाइल है ना? बोल, किसको फोन करूं? क्या चाहिए तुम लोगों को? 3 करोड़। 3 करोड़ दे दे, हम तुम तीनों को छोड़ देंगे। पागल हो गए तुम लोग? इतना पैसा नहीं है मेरे पास। क्या कर रहे हो तुम लोग? देखो मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरी बात मानो। देखना, ज्यादा चीखे चिल्लाए नहीं, मैं पड़ोसियों की नींद नहीं खराब करना चाहता। शुभम सहगल, कौन है ये? मेरे ऑफिस में काम करता है। मैं उसे फोन करता हूँ, 3 करोड़ का इंतजाम करने को बोल उसे। मैंने कहा ना आपको, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ठीक है, इस लड़की के साथ जो करना चाहते हो यही कर लो। नहीं, छोड़ दो मुझे। नहीं, छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। फिर बोल। विराट बॉस, रात के 3 बज रहे हैं। विराट नहीं, विराट का बॉस बोल रहा हूं। विराट चाहता है कि तू 3 करोड़ का इंतजाम करे, अभी, तुरंत। कौन बोल रहा है? हेलो हेलो शुभम, मुझे निहारिका और अंकित को किडनैप कर लिया गया है। क्या? ये कब हुआ? वो जानना तेरे लिए जरूरी नहीं है। 3 करोड़ का इंतजाम कर तू। 1 दिन का टाइम देता हूं तुझे। अगर इस नंबर पर जवाब नहीं आया और मुझे पता चला कि तू पुलिस के पास गया है, तो इन तीनों का तुझे कभी पता नहीं चलेगा। उसके साथ कुछ मत करना। जैसे अगर मैंने कुछ किया तो तू मुझे रोक लेगा। दो दिन बाद उन्हें छोड़ दिया गया। क्या फिरौती की रकम उन तक पहुंच गई थी? इस किडनैपिंग से जुड़े कई सवालों के रहस्यों पर से पर्दा उठना अब तक बाकी था।
ठीक हो तुम? मेरा बेटा, मेरा बच्चा आ गया। तू ठीक है ना? ठीक हूँ। भैया। हेलो निशा, विराट घर पहुंच गया? हाँ भैया आ गए। थैंक गॉड, उन लोगों ने अपना वादा निभाया। ओके। शुभम ने उन्हें पैसे दे दिए? हाँ, इकट्ठे कर लिए होंगे। 5 तारीख की सुबह तो वो आया था यहाँ पे। शुभम, क्या हुआ? आंटी, एक प्रॉब्लम हो गई है। विराट कहाँ है? पता नहीं, उन्होंने अंकित, निहारिका और विराट को मारने की धमकी दी है। हम पुलिस को इन्फॉर्म करें? पता नहीं, आप लोगों को क्या लगता है? वैसे उन लोगों ने मुझे धमकी दी है कि अगर हम पुलिस के पास गए तो... नहीं नहीं बेटा, मैं इस तरह से विराट की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकती। लेकिन माँ, हम 3 करोड़ कहाँ से लाएंगे? ये तो बस 16 लाख है। मेरे पास तो बस इतने ही थे। मैंने वो पैसे उसे दे दिए थे। और बाकी के पैसे वो शुभम ने खुद अरेंज किए? वो मुझे नहीं मालूम। मैंने सुबह हमारे कंपनी अकाउंट से 12 लाख रुपए निकाल लिए थे। सारे पैसे? 16 लाख हाथ पे लेकर मैं उनसे नेगोशिएट नहीं कर पा रहा था। वो गुस्सा हो रहे थे। क्या बकवास कर रहे हो? 16 लाख में तो इनकी लाशें भी नहीं मिलेंगी। मुझे पैसे निकालने ही पड़े। लेकिन 3 करोड़, इतने सारे पैसे तुमने कलेक्ट कैसे किए? नहीं कर सका। तो फिर? मैंने हमारे सारे क्लाइंट्स और सप्लायरों से पैसों के लिए बात की, लेकिन सबने मना कर दिया और किडनैपर्स भी मान नहीं रहे थे। उसके बाद मैंने अपने रिश्तेदारों को पूछा। बहुत मनाने के बाद एक अंकल मान गए, सागर तलवार। उन्होंने मुझे 1 वीक के लिए 60 लाख रुपए दिए। मेरे सेकंड रिलेटिव बलवंत त्रिपाठी, उन्होंने मुझे 45 लाख रुपए दिए। अब कुल मिलाकर मेरे पास 1 करोड़ 33 लाख हो गए थे और किडनैपर्स भी उस रकम पे राजी हो गए थे। मैंने कहा ना, 3 करोड़ से 1 फूटी कौड़ी कम नहीं। देखिए प्लीज समझिए, मेरे हाथ बंधे हुए, मैं और पैसे इकट्ठा नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज। ठीक है, 5 मिनट बाद फोन करता हूँ। उसके बाद उन्होंने तुम्हारे फोन से मुझे कॉल किया और नोएडा के पास वाले शिव मंदिर के पास बुलाया। ले आया पैसा? 1 मिनट, विराट, निहारिका और अंकित का है। आज रात तक उन्हें छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। मैंने अपने रिश्तेदारों को प्रॉमिस किया था कि इस वीक के एंड तक मैं पैसे लौटा दूंगा। अपहरण के चंगुल से सही सलामत बचकर आने के बाद विराट के पास चैन की सांस लेने का भी समय नहीं था। वो इस बात से परेशान था कि शुभम के रिश्तेदारों को इतनी बड़ी रकम वो कैसे चुका पाएगा। मेरे पास इतनी कीमत के एसेट्स भी नहीं है जो उन्हें बेच दूं। और घर तो पहले से ही बिजनेस लोन में गिर भी पड़ा है। काश मेरे पास मॉर्टगेज करने के लिए कुछ होता। क्यों ना मैं पर्सनल लोन ले लूं? हमें 1 करोड़ 5 लाख रुपए चुकाने हैं और इतना बड़ा लोन हमें कोई नहीं देगा। मेरी लाइफ के बेस्ट दिन पे ये सब कुछ होना था। चल बेटा, खाना खा ले। आप लोग खा लो, मैं बाद में खा लूं। लेकिन बेटा मॉम प्लीज, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए प्लीज।
शुभम सहगल, कौन है ये? बहुत मनाने के बाद एक अंकल मान गए, सागर तलवार। उन्होंने मुझे एक वीक के लिए 60 लाख रुपए दिए। मेरे सेकंड रिलेटिव बलवंत त्रिपाठी, उन्होंने मुझे 45 लाख रुपए दिए। जरा सोचो, मेरे फोन में इतने सारे नंबर्स हैं, फिर भी उन किडनैपर्स ने शुभम को ही क्यों फोन किया? शुभम सहगल, कौन है ये? सोचो, शुभम अपने रिश्तेदारों से बाकी के पैसे लेता है, फिर वो इतने कम पैसों में किडनैपर्स को मना भी लेता है। मुझे ये सब थोड़ा अजीब लग रहा है। तुम्हें बताओ यार नरेश, महीने के 20,000 रुपए कमाने वाला इंसान इतने जल्दी 1 करोड़ 5 लाख रुपए कैसे अरेंज कर सकता है? लेकिन विराट, उसी ने तुम लोगों की जान बचाई, हम उस पर शक कैसे कर सकते हैं? वो ऐसा क्यों करेगा? लेकिन मुझे लग रहा है कि सबके पीछे शुभम का ही हाथ है। अंकित, तुम्हें उस दिन लगा था कि कोई खाना डिलीवर करने आया? हाँ, डिनर होगा। ओके, मैं लाता हूँ। या तो फिर खाना डिलीवर करने वाले बॉय की जगह वो किडनैपर्स कैसे आ गए? हम लोग आमतौर पे तो उस वक्त काम नहीं करते ना, तो फिर किसी ने तो बताया होगा कि उस वक्त हम यहाँ काम कर रहे हैं। ये सब शुभम का काम है। पिछले 4 महीने से मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि सैलरी बढ़ाओ, सैलरी बढ़ाओ। हाँ, लेकिन अगर हम ये सब मान भी लेते हैं कि इन सब के पीछे उसी का हाथ है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? इस केस को पहले क्यों नहीं रिपोर्ट किया? हमसे केस रिपोर्ट ना करने की गलती हो गई। हमारी जिंदगी को खतरा था, इसलिए हम डरे हुए थे। शुभम से हम डायरेक्टली बात करेंगे, तुम उसे अलर्ट मत करना। जी। यार ये सही बात नहीं है। एक तो उसने विराट की जान बचाई और ऊपर से पता नहीं यार, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ सब क्या हो रहा है। I can't believe विराट इस तरह से मेरे एहसानों का बदला चुका रहा है। वो मुझे पे शक कर रहा है। ये दोस्ती और धोखे का काम बाद में मनाना, पहले हमें उन रिश्तेदारों के फोन नंबर और एड्रेस दो जिनसे तुमने पैसे उधार लिए हैं। जी? सागर तलवार? जी हाँ, शुभम मेरा दूर का रिश्तेदार है। उसने बोला था कि उसका बॉस किसी मुश्किल में है, इसीलिए उसे पैसे चाहिए, मैंने दे दिए। जी हाँ, मैं बलवंत त्रिपाठी हूँ। शुभम सहगल मेरा रिश्तेदार है। मैंने उसे 45 लाख रुपए दिए थे, मगर आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? उसने कहा था कि 1 वीक में लौटा देगा मुझे। शुभम झूठ नहीं बोल रहा सर। धीरज, अगर ये साजिश है तो बहुत सोच समझ कर प्लानिंग की गई है, लेकिन मुझे विराट की बात बार बार सोचने पर मजबूर कर रही है कि किडनैपर्स ने सबसे पहले शुभम का नंबर ही क्यों निकाला। यस, इस किडनैपिंग में शुभम के शामिल होने का कोई सुराग नहीं मिला है। हम फिर भी उस पर निगरानी रखे हुए हैं, पर फिलहाल हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तुम मुझे तुम्हारी हेल्प करने का ये बदला दे रहे हो? देखो शुभम, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने खुद ही अपने किडनैपिंग की प्लानिंग की, अपनी गर्लफ्रेंड और अपने दोस्त अंकित की भी जान खतरे में डाल दी। तुमने सबको धोखा दिया और पैसे भी इकट्ठे कर लिए। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि किडनैपर से मुझे ही क्यों कॉल किया, बाकी किसी को क्यों नहीं? अब तक तो सारे पैसे भी मिल गए होंगे नहीं? क्या बकवास कर रहे हो? बकवास तुम कर रहे हो, मैं नहीं। कहानी तुम बना रहे हो। तुमने मेरे रिश्तेदारों के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। कितना भरोसा करके उन्होंने मुझे पैसे दिए, और तुमने, वो लोग पैसों के लिए मेरे पीछे पड़े। देखो, मैं तुम्हें बता देता हूं, तुम्हें वो पैसे लौटाने ही पड़ेंगे। ये खेल आखिर था क्या? कौन किसे धोखा दे रहा था? अब तक यही लग रहा था कि इस अपहरण में किसी अंदर के आदमी का हाथ है, लेकिन ये घर का भेदी आखिर था कौन? 1 हफ्ते बाद क्राइम ब्रांच की टीम, जो कि पाची गैंग के पीछे पड़ी थी, उनके हाथ लगा इस अपहरण का पहला सुराग। ब्रिजेश और लोकेश इसी फ्लैट में है और उनके साथ 2 लोग और भी हैं। तुझा, तुम 2 लोगों को लेकर नीचे जाओ ग्राउंड फ्लोर पे। भागने का कोई रास्ता मत छोड़ना। फिर भागने की कोशिश करे, गोली मार देना पैर पे। अच्छा।
हमने पाची गैंग के 4 खतरनाक बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये लोग एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग और हत्या की कोशिश जैसे कई मामलों में वांटेड है। इनके पास से ये बरामद हुआ है। इनसे पूछताछ अभी जारी है। बाकी की प्रेस ब्रीफिंग में आपको कल दूंगा। थैंक यू। दिसंबर के लास्ट वीक से तुम लोग दिल्ली में क्या क्या किया यहाँ? ज़्यादा कुछ नहीं साहब, बस एक किडनैपिंग किया था। किसी किडनैपिंग? कोई विराट खुराना था साहब। पूरा प्लान बता। कितनी फिरौती मांगी? एक एक बात बताना। यस विराट, जिस गैंग ने आप लोगों का अपहरण किया था उसे क्राइम ब्रांच ने पकड़ लिया है। कौन है वो लोग? आपको खुद क्राइम ब्रांच जाना होगा, वहां उन लोगों से पूछताछ चल रही है। निहारिका, जिस गैंग ने हमारा किडनैप किया था, क्राइम ब्रांच ने उसका पता लगा लिया। क्या? हाँ, अब सब सच सामने आ जाएगा। क्राइम ब्रांच का ऑफिस है। सिया, तुम लोगों ने बेवकूफ समझ रखा है हमें। 3 करोड़ की फिरौती मांगी थी। इस केस की सारी रिपोर्ट है मेरे पास और 28 लाख में मान गए। साहब यही सच है कि हम मान गए। जो लड़का पैसों का इंतजाम करने वाला था वो इससे ज्यादा नहीं कर पाया। देखिए प्लीज समझिए, मेरे हाथ बंधे हुए, मैं और पैसे इकट्ठा नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज। अगर ये सच नहीं हुआ ना तो तुम सबकी टांगे तोड़ दूंगा मैं। यही सच है साहब। अच्छा, तो तुम लोगों ने यूं ही किसी को टारगेट कर लिया बिना उसकी औकात जाने, बिना ये पता लगाए कि वो पैसा दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। हमने उसे टारगेट नहीं किया था साहब। तो किसने किया? मैं मिलना चाहता हूं। ठीक, अच्छा। यह है विराट खुराना। जगह और वक्त? कल वो शिमला जा रहा है 21 अक्टूबर, लेकिन अभी वो चंडीगढ़ में है। ये आ सकता है। फिरौती कितनी? 3 करोड़ मांगो। हमें 1.5 करोड़ चाहिए। नहीं बॉस, मेरे अलावा मेरे 3 पार्टनर्स और भी, तो हमें 2 करोड़ चाहिए और 1 करोड़ तुम रखो। ठीक है, हमने उसकी कार का पीछा करके उसे किडनैप करने की कोशिश की थी, पर हम ऐसा कर नहीं पाए। हम लोग 1 घंटे से सड़क पर वेट कर रहे हैं। विराट बस पहुंचता ही होगा। उसके पास व्हाइट होंडा सिटी है, XY02134H। लगता है ये गाड़ी। स्पीड बढ़ा, वो बहुत तेज आ रहा है। अरे हम पीछे रह जाएंगे। हाँ, वो हाथ से निकल गया। क्या? अरे तुमने अभी बताया कि उसके पास बड़ी गाड़ी थी, हम छोटी गाड़ी लेकर आए थे, उसका पीछा ही नहीं कर पाए। ओके, अच्छा अब सुनो, अब हमें उसे दिल्ली में पकड़ना होगा। इस साजिश में अंकित सचदेव के 3 साथी कौन है? कौन है? साहब वो उसके साथ काम करने वाले शुभम, नरेश कक्कड़ और निहारिका। हेलो, हाँ, वो लोग ऑफिस में हैं। क्यों? दोनों का फोन भी नहीं लग रहा है, पता नहीं दोनों कहाँ चले गए। नरेश, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब हम लोग करेंगे क्या? पहले अपने अपने घर जाएंगे, फिर वापस जाकर के जरूर सामान उठाएंगे, ठीक है? तुम लोगों को क्या लगा कि यहाँ से भागकर निकल जाओगे और किसी को पता नहीं चलेगा? मुझे यकीन नहीं हो रहा। अंकित, नरेश, शुभम, निहारिका सभी इस प्लान में शामिल थे। जी हाँ, जिस गैंग ने आपका अपहरण किया था उसने क्राइम ब्रांच के सामने ये कबूल किया है। क्या बात है, सारे के सारे एम्प्लॉइज, सोचा था बड़ी आसानी से पैसा बना लोगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। नरेश है, वो इस प्लान में हमारे साथ। और निहारिका, उसका क्या? नहीं, वो अभी पूरी तरह से कन्विंस्ड नहीं है।
मुझे बहुत डर लग रहा है नरेश। विराट को लगता है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। प्यार का ये नाटक जारी रखो, क्योंकि पूरे ऑफिस में सबको ये लगता है कि तुम्हारे और विराट के बीच में कुछ है। हमारे बारे में ऑफिस में किसी को कुछ भी नहीं पता। लेकिन फिर भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। डैडी के गुजर जाने के बाद मम्मी ने मुझे वैसे ही बहुत मुश्किलों से संभाला। फिर विराट, उसने मुझे ये जॉब तब दी थी जब मुझे इस जॉब की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। दुनिया में कोई किसी पर बिना मतलब के एहसान नहीं करता है। हम लोग 3 करोड़ रुपए मांगने वाले हैं और हमारे हिस्से में आएगा 50 लाख, 50 lakhs। जस्ट थिंक, इट्स अ बिग अमाउंट। निहारिका, तुम विराट के सबसे ज़्यादा क्लोज हो और बहुत अच्छे से उसकी मीटिंग्स और उसके अपॉइंटमेंट्स को आगे पीछे कर सकती हो। और हमें से बिना किसी के कुछ किए बगैर सब कुछ बहुत आसानी से हो जाएगा, ट्रस्ट मी। तो पक्का रहा? डन। विराट ने मुझे अपने साथ शिमला चलने के लिए बोला था, लेकिन मैंने अवॉइड कर दिया। तुम लोगों का वो प्लान तो फेल हो गया था और इसलिए तुमने ये दिल्ली वाला प्लान बनाया। शुभम और मैं वहां से चले जाएंगे। मैं रुकूंगा और डील्स की फिगर्स को फाइनलाइज करूंगा। अंकित, बस करते हैं यार, अभी चले? बिल्कुल नहीं, तब तक नहीं जब तक कि मैं इस डील की फिगर को फाइनलाइज नहीं कर लेता। और तुम निहारिका, डिनर डेट कैंसिल होने की वजह से यूं ही नाराज होने का नाटक करती रहना। लेकिन डिनर मैंने अपनी outing इसलिए ही कैंसिल की थी। स्वीटहार्ट, तुम नहीं सुधरोगे। नो। और तभी मैं मौका मिलते ही किडनैपर्स को कॉल कर दूंगा। मैं कर दूंगा डिनर ऑर्डर। तुम लोग बस यहाँ बैठो, ये फिगर्स देखो और फाइनलाइज करो। ओके कूल, ओके। बैठो, मैं बस अभी आया। या तो गैंग का तुम्हारे और निहारिका के साथ मारपीट करना, शुभम को कॉल करना नाटक था। इन लोगों ने बोला था विराट के पास इतने पैसे होंगे, पर उसके पास सिर्फ 28 लाख ही निकले। अब क्या करें? लगता है मैं ब्रिजेश को कहना होगा कि हमारे पास जितना भी पैसा है उसी में मार दें, और फिर जो भी पैसा मिलेगा उसे हम आपस में बांट लेंगे। डैम इट, पूरा प्लान फेल हो गया। अब हमारे हाथ में आएगा क्या? कुछ भी तो नहीं। इसलिए फिर शुभम ने 1 करोड़ 5 लाख की कहानी बनाई। बहुत मनाने के बाद एक अंकल मान गए, सागर तलवार। उन्होंने मुझे 1 वीक के लिए 60 लाख रुपए दिए। मेरे सेकंड रिलेटिव बलवंत त्रिपाठी, उन्होंने मुझे 45 लाख रुपए दिए। अब कुल मिलाकर मेरे पास 1 करोड़ 33 लाख हो गए थे। वो 28 लाख कहाँ है? उसका बंटवारा कैसे हुआ था? उसमें से हमें कुछ भी नहीं मिला। सारा प्लान फ्लॉप हो गया। चल चल चल, कान खोलकर समझ लो, अगर तुम में से किसी ने भी चालाकी की तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। अरे भाई, लेकिन ये पैसा तो हम सब में बंटने वाले थे ना। 3 करोड़ मिलने वाले थे, तूने बोला था ना। ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, हमारा तो काम ही यही है। प्रॉब्लम में तुम लोग आ जाओगे, समझे? शुभम और अंकित कहाँ हैं? हमें नहीं पता सर। निहारिका ने जब हमें बताया कि गैंग पकड़ा गया और विराट को पुलिस ने बुलाया, तो वो दोनों हमसे पहले ही ऑफिस से निकल गए। सर, उनसे फोन पर भी कोई बात नहीं हो पा रही। इनके स्टेटमेंट्स ले लो और सिग्नेचर्स करवा लेना। शुभम को मुझसे सिर्फ सैलरी ना बढ़ाने की शिकायत थी, लेकिन अंकित और नरेश, वो तो मेरी कोर टीम में थे। मैंने कभी उनको एम्प्लॉय समझा ही नहीं। और निहारिका, उसने मेरे साथ ही गेम खेला। मुझे लगा था वो मुझसे प्यार करती है। नरेश और निहारिका को अपहरण और फिरौती के लिए आईपीसी की धारा 364A, आपराधिक षड्यंत्र के लिए धारा 120B
और एक ही मंशा से किए गए सामूहिक कृत्य के लिए धारा 34 के तहत बुक किया गया है। दोनों इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। पुलिस अब भी शुभम और अंकित की तलाश में है और पुलिस जितेंद्र बाजवा को भी खोज रही है, जिसने अपहरण में इस्तेमाल करने के लिए अपना घर किराए पर दिया था। यह जुर्म घर के भेदी का काम था। लालच ने उन्हें यह साजिश रचने के लिए मजबूर किया। उन्होंने अपने ही बॉस को धोखा दिया और निहारिका ने तो उस इंसान को धोखा दिया जो उससे प्यार करता था। उन्होंने सोचा कि इस तरह आसानी से बहुत सारा पैसा बहुत जल्दी कमाया जा सकता है और हैरानी इस बात की है कि उन्हें लगा कि वो इसमें कामयाब भी हो जाएंगे। वो सब पढ़े लिखे लोग थे। यहां तक कि अपहरण करने वाले गैंग के कुछ लोग भी हाईली एजुकेटेड थे, जो एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग के जुर्म में लिप्त थे। लेकिन इस सब से किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, जुर्म कभी फायदेमंद नहीं होता। क्राइम नेवर पेज। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।